यार मुझे ऐसा लगा था कि ब्रुक का फ्लैशबैक बस इमोशनल होगा, लेकिन चैप्टर 1185 के बाद ऐसा लग रहा है कि ओडा सेंसे कुछ और ही प्लान कर रहे थे। इस पूरे चैप्टर में बस ब्रुक का पास्ट नहीं दिखाया गया, बल्कि एक पूरे किंगडम का राइज और डाउनफॉल दिखाया गया है। एक ऐसा किंगडम जहाँ म्यूजिक ही सब कुछ था और फिर धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया गया, उसकी खुशी, उसकी क्वीन, उसका फ्यूचर। चैप्टर के एंड तक ऐसे फील होने लगता है कि एस्पिरिया की ट्रेजेडी कोई बैड लक नहीं थी, शायद किसी ने जानबूझकर पूरे किंगडम को बर्बाद किया था। और अगर ऐसा है ना, तो ब्रुक का पास डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुछ सबसे डार्क सीक्रेट से कनेक्टेड हो सकता है। चैप्टर की शुरुआत काफी लाइट हार्टेड है। रूवेन ऑफिशियली ब्रुक को कैंडल के हवाले कर देता है और बोलता है कि इसे प्रॉपर मैनर्स और एटिकेट सिखाओ। और सच कहूँ तो कैंडल ने शायद अपने लाइफ का सबसे डिफिकल्ट मिशन एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि पैलेस कोर्टयार्ड में चलते हुए ब्रुक का ध्यान अपनी ट्रेनिंग से ज्यादा आसपास की लेडीज पर होता है। वो हर दूसरी लेडीज को कॉम्प्लीमेंट देता है और वही अपनी हरकतें करते रहता है। मतलब भाई ब्रुक बचपन से सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बना था। कैंडल उसे रॉयल मैनर्स तो सिखा रही है, लेकिन ब्रुक हर दूसरे सेकंड उसके पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और फिर ओडा सेंसे हमें वो लोर देते हैं जिसके लिए शायद किसी ने डिमांड नहीं की थी, लेकिन अब मिल गया। ब्रुक का जो लेजेंडरी डायलॉग है ना, उसकी ओरिजिन स्टोरी। ब्रुक एक लेडी के पास जाता है और सीधा उसका वो लेजेंडरी डायलॉग बोल देता है। ना ग्रीटिंग, ना रिस्पेक्ट, ना पोलाइटनेस, उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर होता है। जिस पर कैंडल का रिएक्शन वैसा ही होता है जैसा हम सब लोगों का होता है। वो ब्रुक पर चिल्ला देती है। और चैप्टर का फनीस्ट सीन भी यही है। कैंडल बार बार उससे समझा रही होती कि लोगों से रिस्पेक्टफुली कैसे बात करनी होती है, लेकिन ब्रुक अपनी परवी हरकतों से हर लेसन की बैंड बजा देता है। और एक टाइम पर वो अपनी छिचोरी हरकतें लेकिन थोड़ी पोलाइट वे में भी करता है, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट वही आने वाला है, उसे मार पड़ती है। और इस कॉमेडी के बीच में ओडा सेंसे क्वाइटली कैंडल के कैरेक्टर को भी बिल्ड कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि वो ब्रुक को तलवार चलाना सिखा रही है और इसी बीच उनका एक कन्वर्सेशन भी होता है। ब्रुक पूछता है, लेडी कैंडल, क्या कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करती हो? पहले तो कैंडल बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो एडमिट करती है कि हाँ, ऐसा एक इंसान है, पर वो उसकी रीत से बहुत दूर है। वो बताती कि इसी वजह से उसने स्वॉर्ड उठाई, इतनी स्ट्रांग बनी ताकि कम से कम वो उसके पास रह सके। यहाँ पर कैंडल नाम तो रिवील नहीं करती, पर हम सबको पता है कि वो रोवन की बात कर रही है। मुझे पर्सनली ये मोमेंट काफी अच्छा लगा, क्योंकि कैंडल को पावर या स्टेटस नहीं चाहिए, उसे बस उस इंसान के साथ रहना है जिससे वो प्यार करती है। और आगे जाके ये सीन और भी हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है, जिसके बाद फ्लैशबैक आगे बढ़ता है और पूरा फोकस ब्रुक और प्रिंसेस शूरी पर फोकस होता है। इन दोनों का बॉन्ड जेन्युइनली बहुत सही है। ब्रुक उसे गाने सिखाता है, स्टोरीज सुनाता है, स्वॉर्ड ट्रेनिंग करवाता है। और यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है कि शूरी सिर्फ उसे गार्ड नहीं समझती, बल्कि अपनी फैमिली का हिस्सा समझती है। एक सीन में शूरी पूछती है, ब्रुक, अगर मैं डेंजर में हुई तो तुम क्या करोगे? ब्रुक बिना सोचे जवाब देता है, मैं अपनी जान दे दूंगा। शूरी फिर उसे टीज करते हुए पूछती है, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मैं मम्मी और पापा की बेटी हूँ? यहाँ ब्रुक कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है और फिर बोलता है, नहीं, क्योंकि तुम हो। सच में चैप्टर के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। सिंपल डायलॉग्स है, लेकिन उनके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद ब्रुक एक पुराना इंसिडेंट याद करता है। एक दिन एस्पिरिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक शिप आती है और उसके साथ एक सेलेस्टियल ड्रैगन भी होता है। यही मुझे इस चैप्टर का पहला रेड फ्लैग मिला। ब्रुक बताते कि उस विजिट के बाद पूरा किंगडम पैनिक में था और कुछ ही टाइम बाद कैंडल इतनी बीमार हो गई कि महीनों तक बेड से उठ नहीं पाई। हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन वन पीस में वर्ल्ड गवर्नमेंट और कोइंसिडेंस एक सेंटेंस में फिट नहीं होते। ओडा सेंसे ने ये डिटेल इतनी कैजुअली ड्रॉप की है ना कि लगता है फ्यूचर में इसका पे ऑफ जरूर मिलेगा। थैंकफुली कैंडल रिकवर हो जाती है। उसके बाद किंगडम में सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है। रूवेन किंग बन जाता है, कैंडल उसकी क्वीन, और पूरा एस्पिरिया फेस्टिवल मोड में चला जाता है। फिर शूरी का जन्म होता है और लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। ब्रुक जब ये सब याद करता है ना, तो जेन्युइनली लगता है कि वो उसके लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट ईयर्स थे। सोचो, एक ऑर्फन बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, उसे घर मिल गया, एक फैमिली मिल गई, एक पर्पस मिल गया। शायद इसीलिए आगे आने वाली ट्रेजेडी और ज्यादा हर्ट करती है। लेकिन फिर चैप्टर का मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नैरेटर बताते हैं कि जब शूरी 15 साल की हुई तो पूरे एस्पिरिया पर एक डेंस फॉग छा गया। ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं था, क्योंकि ये महीनों तक टिका रहा, फिर टॉक्सिक स्मोक में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने लगा। सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खराब होने लगे और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एस्पिरिया की पूरी इकोनॉमी म्यूजिक पर डिपेंड करती थी। म्यूजिक उनकी आइडेंटिटी भी था और उनकी रोजी रोटी भी, और अब वही चीज उनसे छीनी जा रही थी। और फिर वो मोमेंट आता है जहाँ पर चैप्टर सच में बहुत इमोशनल हो जाता है। हम कैंडल का फ्यूनरल देखते हैं। जो औरत पूरे किंगडम की स्ट्रेंथ थी, ब्रुक की मेंटोर थी और सभी सिटीजन्स की होप थी, वो अब नहीं रही, जिससे रूवेन पूरी तरह टूट जाता है। शूरी और ब्रुक भी बुरी तरह से रोने लगते हैं और पूरा किंगडम शोक मना रहा होता है। और ये चीज मुझे बहुत सस्पिशियस लगी, क्योंकि पहले तो कैंडल मिस्टीरियस इलनेस का शिकार हुई और उसके बाद स्मोक डिजास्टर से उसकी डेथ हो गई। क्या ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है? इस चीज का आंसर अभी
तो हमारे पास नहीं है, लेकिन चैप्टर जितना आगे बढ़ता है ना उतना हमें लगते जाता है कि एस्पिरिया को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ऑलरेडी ये ट्रेजेडी काफी नहीं थी, इसलिए एक और डिजास्टर आ जाता है। किंगडम सेलेस्टियल टैक्स पे नहीं कर पाता, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट अपना सोल्यूशन भेज देती है। वो कहते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बस हमें 1000 सिटीजन्स एज ए स्लेव दे दो। सोचो ये चीज सुनने के बाद सिटीजन्स पर क्या गुजरी होगी। मतलब या तो वो लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करे या तो किंगडम को खत्म होता हुआ देखे। और इसी पॉइंट पर रूवन एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसकी और किंगडम दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देता है। रूवन ना तो निगोशिएट करता है, ना कॉम्प्रोमाइज और ना ही सरेंडर, वो सीधा वॉर अनाउंस कर देता है। और इस मोमेंट पर रूवन के लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। उसे पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी वो अपने लोगों को स्लेव बनाने के लिए रेडी नहीं था। और इसी के साथ ये वॉर ऑफिशियली शुरू होता है। गवर्नमेंट फोर्सेस आइलैंड पर उतर जाती है और ब्रूक भी अपनी फोर्सेस को लीड करता है। इस पूरे वॉर में बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा होता है जो कि बहुत सही चीज है। जब सब कुछ जल रहा होता है तब भी ब्रूक म्यूजिक को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता है, जैसे वो खुद को याद दिला रहा है कि हम अभी हारे नहीं है। लेकिन सिचुएशन रैपिडली वर्स हो जाती है, एनिमी पैलेस तक पहुंच जाते हैं, इसलिए ब्रूक डेस्परेटली थ्रोन रूम की तरफ भागता है। फिर आता है वो सीन जिसने पूरे चैप्टर को एक हॉरर स्टोरी बना दिया। ब्रूक थ्रोन रूम का दरवाजा खोलता है और जो उसके सामने आता है ना उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। प्रिंसेस शूरी वहाँ खड़ी होती है, लेकिन वो नॉर्मल शूरी नहीं होती। उसकी बॉडी पर डेविल लाइक विंग्स और हॉर्न्स होते हैं, आंखों में अजीब सी शाइन होती है। रूवेन जमीन पर पड़ा होता है खून से लथपथ, और रूम में 2 और लोग होते हैं, एक शैडो मॉन्स्टर लाइक फिगर और एक होली नाइट, जिसमें से मुझे तो सबसे ज्यादा सस्पिशियस वो शैडो फिगर लगा। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन गोरो से या इमू से है। तभी शूरी ब्रूक की तरफ देखती है और बोलती है वॉर खत्म हो गया ब्रूक, क्या तुम खुश नहीं हो। गाइस ये लाइन जेन्युइनली चिल्स देती है, क्योंकि ये शूरी की आवाज नहीं लगती, ऐसा लगता है कोई और बोल रहा है। ऐसा लगता है वो किसी के कंट्रोल में हो, जैसे डोमी रिवर्सी। मुझे लगता है इस चैप्टर ने 3 बहुत बड़े क्वेश्चन सेटअप किए हैं। सबसे पहले तो वो मिस्टीरियस फॉग क्या था, क्या वो नेचुरल डिजास्टर था या वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई वेपन। दूसरा ये कि कैंडल की इलनेस और उसकी डेथ का एक्चुअल कनेक्शन क्या है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या शूरी और रूवेन पर वही पावर यूज की है जो अभी इमू एल्बाप में यूज कर रहा है। हॉर्न्स, विंग्स, पर्सनैलिटी चेंज, सब कुछ एकदम सस्पिशियस बट फैमिलियर लग रहा है। ओवरऑल चैप्टर 1185 मेरे लिए सिर्फ एक फ्लैशबैक चैप्टर नहीं था, ये वो पॉइंट था जहाँ ब्रूक की हैप्पी मेमोरीज धीरे धीरे नाइटमेयर में कन्वर्ट होने लगी। और अब लग रहा है कि एस्पिरिया की ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट का नहीं बल्कि शायद इमू का भी हाथ था। अगर ये थ्योरी सच निकली ना तो ब्रूक का फ्लैशबैक फाइनल सागा के सबसे इंपॉर्टेंट लोर ड्रॉप में से एक हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, शूरी ने रूवेन को क्यों मारा, वो शैडोई फिगर कौन था, और क्या वो लोग डोमी रिवर्सी के कंट्रोल में है। अपनी थ्योरी जरूर ड्रॉप करना, क्योंकि ओडा सेंसे ने एक बार फिर से हमें ब्रेक से पहले एक मैसिव क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।